Assalamu alaikum. This is another class on DC circuit. Yesterday we were doing deformation, but today we have put DC circuit again. This is a difficult chapter, and हमने इससे पहले 2-3 क्लासेस जो है वो की हैं. DC सर्किट जो है उसमें दो मेन टॉपिक्स आते हैं. DC सर्किट के चैप्टर में दो मेन टॉपिक्स जो हैं वो आते हैं. एक टॉपिक का नाम है किरचॉफ, जो इसका मेन टॉपिक है, और दूसरा जो टॉपिक है उसका नाम है पोटेंशियल डिवाइडर. जब आपको ओम को डिफाइन करने को कहता है, पहले पार्ट में कह रहे हैं डिफाइन ओम, तो ओम के लिए आपको ना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना है. तो ओम क्या हो गया? ओम का मतलब हुआ वोल्ट पर एम्पियर. मैंने आपको सिखाया कि जब यूनिट को डिफाइन करना हो तो सबके साथ वन लगा दो. सबके साथ वन लगाओ और डेफिनेशन बना दो. तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि 1 ओम इज द रेजिस्टेंस 1 ohm is the resistance of a conductor. 1 ohm is the resistance of a conductor when 1 ampere current passes through it. When 1 ampere current passes through it, right, this is a difficult question. Actually पास पेपर रैंडमली कर लो, ईयर नंबर्स तो नैरो डाउन नहीं कर सकते ना, वी कांट डू इट. बस एक मिक्स कर लो, मतलब कुछ पुराने क्वेश्चंस कर लो, कुछ नए क्वेश्चंस कर लो. So 1 ampere current through it when there is a PD of 1 volt. When there is a PD of 1 volt, a uniform wire has resistance 3.2 ohm. The wire has length 2.5 meter. ये उसने आपको लेंथ दे दी है, और रेजिस्टिविटी जो है वो ये वाली दी हुई है. रेजिस्टिविटी दी हुई है. कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो वो आपसे कह रहे हैं कि एरिया निकालें. फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. हमें इसमें सारी वैल्यूज दी हुई हैं. एरिया को सब्जेक्ट बना लो. एरिया को सब्जेक्ट बना लो और फिर उसमें सारी वैल्यूज पुट करो. एएस में जो बहुत कॉमन ट्रैप है, सबसे कॉमन ट्रैप है, वो इनका यूनिट कन्वर्जन का चक्कर है, जिसको ये बार बार यूज करता है. तो मैंने ना उसको 460 को नैनो से हटाया है. मैंने 460 को नैनो से हटा दिया और लेंथ दी हुई है 2.5 और रेजिस्टेंस है 3.2. सारी वैल्यूज प्लग इन कर दो और फिर मुझे वैल्यू निकाल के बताओ, आंसर निकाल के बताओ. (3.59 10 पावर -7).
A cell of electromotive force E and internal resistance R is connected to a variable resistor of resistance R as shown. State in terms of energy why the potential difference across the variable resistor is less than the EMF of the cell. EMF of the cell. ठीक है, अब इसमें देखो कि ये कॉन्सेप्ट पहले भी बताया था मैंने, और मैंने आपको बताया था कि सेल की जो ईएमएफ होती है उसका एक पोर्शन असल में इस पे चला जाता है। सेल की जो ईएमएफ होती है उसका एक पोर्शन इस पे चला जाता है और बाकी जो है वो नीचे आपको अवेलेबल हो जाता है। सो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी व्हाई द पीडी अक्रॉस द वेरिएबल रेजिस्टर इज लेस देन, तो वो कह रहे हैं जो इसको वोल्टेज मिलेगा ये वाला, ये वोल्टेज ईएमएफ से कम होगा। तो इसका रीजन क्या होगा, आप आंसर में लिख सकते हो कि बिकॉज सम ऑफ द वोल्टेज इज लॉस्ट, because some of the voltage is lost across the internal resistance, some of the voltage is lost across the internal resistance। कुछ वोल्टेज जो है कुछ वोल्टेज जो है ना वो चला जाएगा इसके ऊपर। अब इसके बाद देखें, स्टेट एंड एक्सप्रेशन फॉर ई इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर एंड आर, ये मेमोरी है। जो ईएमएफ होती है उसका फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना है। तो ये फॉर्मूला, इससे आप ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं, तो इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर लें, डायरेक्टली लिख दें। The resistance of the variable resistor is changed so that it is equal to R। अब ये जो तुम्हारा एक्सटर्नल रेजिस्टर लगा हुआ है इसको वो इंटरनल के बराबर कर देता है। वो कहता है मैं इसको मूव करूंगा, resistance R of the variable resistor is changed so that it's equal to R। Determine an expression in terms of only E and R for the power dissipated in the variable resistor। हमें बताना है कि जो पावर डिसिपेटेड होगी वो कितनी होगी। आप सब लोग इसको गौर से देख लो। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, एग्जामिनर ने कहा है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो और ये दोनों आर हैं, अगर ये दोनों आर हैं, दोनों हैं तो सीरीज में, तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगी वो होगी आर प्लस आर। तो पावर का फॉर्मूला ऐसे आ जाएगा 2R।
एक अप्रोच ये है। अब इसमें हमें देखना है कि एग्जामिनर ने हमसे कहा है, अच्छा इसमें एक छोटा सा इशू आ रहा है, कहते हैं determine an expression in terms of only E and R for the power dissipated in the variable resistor। ठीक है, इसमें एक चीज की करेक्शन है कि वो कह रहे हैं कि जो पावर डिसिपेट हुई है वो हमें निकालनी है वेरिएबल रेजिस्टर में। तो अब अगर मैं वेरिएबल रेजिस्टर, सिर्फ सिंबल चेंज होगा, डबल नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ पावर उसमें मांग रहे हैं। तो मैंने आर की जगह कर दिया आर, ये पावर आ गया। अब ये कह रहे हैं कि आंसर में ना उसको सिर्फ ई चाहिए। तो अब ये ई कैसे लाऊं? पावर का फॉर्मूला तो चाहिए लेकिन करंट नहीं चाहिए, उसमें करंट हटाना है। तो ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। अगर मैं पूरा ईएमएफ लूं तो I और R होगा डबल टू आर। यहां से मैं I को सब्जेक्ट बना लूं तो E अपॉन टू आर हो गया। अब इसमें I को यहां रिप्लेस कर दो तो उससे ना आई एलिमिनेट हो जाएगा। बिल्कुल वी स्क्वायर अपॉन आर भी ले सकते हैं, ये तो पॉसिबल है। पावर इज इक्वल टू ई अपॉन टू आर, ये मैंने आई को रिप्लेस किया, उस पे स्क्वायर आ गया और इनटू आर है। अब ये स्क्वायर खोलो तो ई स्क्वायर अपॉन फोर आर स्क्वायर इंटू आर। तो पावर बनेगा ई स्क्वायर, एक एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो अपॉन फोर आर। ठीक है, ये तरीका तुमने देख लिया। इससे हमने क्या किया, एग्जामिनर को बताया कि हम पावर को इन टर्म्स ऑफ ई शो कर देते हैं। अब हमें देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन हमने करा हुआ तो नहीं है। 38 जो है, ये वाला क्वेश्चन देखें। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पीडी, कोई डेफिनेशन दे सकता है? पीडी की कोई डेफिनेशन बता दे।
क्या डेफिनेशन है कि PD इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। देखो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, इससे डेफिनेशन याद करो। ये फॉर्मूला होता है वोल्टेज का, W/Q। तो वोल्टेज इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ गुड, ये दोनों डेफिनेशन सही है, लेकिन 1 एम्पियर पे ना जाओ ना, वो फिर वोल्ट की डेफिनेशन हो जाएगी। वर्क डन पर यूनिट चार्ज कर लो। A wire of cross-sectional area A is made from metal of resistivity rho. The wire is extended. Assume that the volume V of the wire remains constant. जो वायर का वॉल्यूम है वो सपोज कर लो कि कांस्टेंट है. Show that the resistance of the extending wire is inversely proportional to area square. रेजिस्टिविटी रो है, फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L/A. ये फॉर्मूला है. अब इससे कैसे शुरू करूं, ही सेज वॉल्यूम कांस्टेंट है. अब मुझे कोशिश करनी है कि ऊपर मेरे पास अभी लेंथ है, तो अगर ऊपर किसी तरह से ऊपर अगर किसी से वॉल्यूम आ जाए, अब इसमें हम कैसे रिप्लेस करते हैं, हाँ इसको ये कर सकते हैं उस्मान कि हम इसमें वॉल्यूम इंट्रोड्यूस कराएं, लेकिन हमें वॉल्यूम जो है ना, ऊपर अगर हमें वॉल्यूम बनाना है तो नीचे हमें बेसिकली हमें उसने बोला हुआ है प्रूफ करना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर. तो ऐसा करते हैं कि हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एरिया कर देते हैं. इससे क्या होगा, देखो जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे L/A, तो तुमने एरिया से मल्टीप्लाई किया, एरिया से डिवाइड कर दिया, ये ऐसे आ गया. अब ऊपर क्या बनेगा, जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो रो L इंटू A/A स्क्वायर. ठीक है. अब अगर ये A स्क्वायर है तो ऊपर आ गया वॉल्यूम, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है, नीचे स्क्वायर है. रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला ऐसे आ जाएगा. अब ये जरा टेक्निकल डेरिवेशन है, और इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाला स्टेप जो है ना, ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर सकता है. इसको बहुत अच्छे से देखकर फिर कॉपी करो. अच्छा, उसके बाद इफ यू मूव फॉरवर्ड, he says a battery of EMF E and internal resistance R is connected to a variable resistance of resistor R.
ये इस चैप्टर में बड़ा कॉमन सा पैटर्न है, डॉटेड लाइन लगाने से वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऊपर से कवर हो जाता है। द करंट इन द सर्किट इज आई, सर्किट में जो करंट आ रहा है अगर आप वो शो करते हैं तो वो करंट है आई, ये टर्मिनल प्लस है और ये वाला माइनस है। यूज किरचॉफ्स सेकंड लॉ टू शो दैट R इज इक्वल टू E अपॉन I माइनस R। अब ये वाला पार्ट पढ़ो। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। He says करंट इन द सर्किट इज I, सर्किट में जो करंट है वो कांस्टेंट I है। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है? किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है दैट ऑल द वोल्टेजेस इन अ लूप, ऑल द वोल्टेजेस इन अ लूप आर सम टू E, सबको ऐड करो और वो आ जाएगा, सबको ऐड करोगे तो जो वोल्टेज होगा वो E के बराबर होगा। अगर मैं उसको लिखूं किरचॉफ सेकंड लॉ को, तो पहले लिखूंगा E, फिर अब ये जो करंट है ना वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा IR प्लस IR। इसने कैपिटल R को सब्जेक्ट बनाया, तो तुम इसमें यही करो कि E माइनस IR इज इक्वल टू IR। फिर R को सब्जेक्ट बनाओ, तो R क्या होगा? E अपॉन I माइनस IR अपॉन I। ये दोनों करंट्स कैंसिल हो जाएंगे, तो R इज इक्वल टू E अपॉन I माइनस R। ये वर्किंग देखो, छोटी सी डेरिवेशन है। An ammeter is used in the circuit in C to measure the current I as resistance R is varied. Figure 6.2 is a graph of R against 1 upon I. तो R और 1 upon I का ग्राफ इसने बनाया और ये ग्राफ देखो कि स्ट्रेट लाइन है। Use figure 6.2 to determine the power dissipated in the variable resistor when there is a current of 2 ampere in the circuit. सर्किट में 2 एम्पियर करंट है और ये देख लो कि कैपिटल R ये लगा हुआ है, ये कैपिटल R है जो वेरिएबल रेजिस्टर है। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस बदलता जा रहे, आप उसकी रेजिस्टेंस बदलते जा रहे हो और साथ में 1 अपॉन I बढ़ रहा है। वैसे तो करंट कम होता है, लेकिन जब तुम 1 अपॉन पे प्लॉट करोगे, जब तुम 1 अपॉन पे प्लॉट करोगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसको लीनियर लॉ कहते हैं। अब इस सवाल में ट्रिक यही है कि ग्राफ I पे नहीं बना हुआ बल्कि 1 अपॉन I पे बना हुआ है। हमें पावर डिसिपेटेड निकालनी है। देयर इज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। अब 2 एम्पियर पे जाके अगर करंट 2 एम्पियर है तो पहले इसको 1 अपॉन कर देता हूं, क्योंकि मुझे तो 1 अपॉन I पे ग्राफ मिला हुआ है। 1 अपॉन I का मतलब है 1 अपॉन 2।
और ये 0.5 है। अब अगर 0.5 पे जाके तुम इस ग्राफ को रीड करते हो, देखो तुमने इसको यहां कनेक्ट कर दिया, फिर देखो इसको यहां बाहर ले आओ। अब तुम इसको रीड करके मुझे बताओ, जैसे उस्मान बता रहे हैं कि 5.4 आ रहा है इनका ये नंबर यहाँ ना। तो अगर ये नंबर सही है तो अगर हम इस नंबर को ले लेते हैं, ये नंबर है 5.4, सही है, 5.4 लुक्स फाइन। अच्छा, अब मुझे मिल गया रेजिस्टेंस मिल गई 5.4। अब पावर का मुझे फॉर्मूला पता है। पावर के दो तीन फॉर्मूलाज होते हैं। देखो पावर का फॉर्मूला होता है वी आई होता है, पावर का फॉर्मूला होता है I²R। अब इनमें से कोई भी फॉर्मूला लो और पावर कैलकुलेट कर दो। पावर होता है I²R। तो करंट रख लेता हूं 2, उसका स्क्वायर हो गया। आर की वैल्यू है 5.4, इसको रख के सॉल्व करो। एक आंसर मिल रहा है 1.35 और दूसरा 1.25। कैलकुलेशन डबल चेक कर लो यार, फर्क आ रहा है। सॉरी, लाइन डिस्कनेक्ट हुई थी। जिन्होंने आंसर निकाला हो वो बताइएगा, इफ यू गॉट द आंसर। ट्वेंटी 1.6। अच्छा, अब इन्होंने आंसर बताया है 21.6। बाकी लोग भी इस आंसर को चेक कर लो। ये आंसर बता रहे हैं 21.6। इसको अगर दो सिग्निफिकेंट पे लेता हूं तो ये हो जाएगा 22। यूज फिगर 6.2 एंड द equation in C to state the internal resistance R of the battery।
यूज फिगर 6.2 एंड द इक्वेशन इन सी में क्या, अच्छा इसी में ये इक्वेशन बनी थी, R इज इक्वल टू E अपॉन आई माइनस R। इसको ले आते हैं यहां पर, ये इक्वेशन है। अब ये जो इक्वेशन है, मैं इसको ऐसा करता हूं कि इस तरह लिखता हूं ताकि वो लीनियर लॉ की फॉर्म बन जाए जो आप लोग पेपर 3 में भी यूज करते हैं। ये मैंने लीनियर लॉ की फॉर्म में कन्वर्ट किया है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जो फॉर्म होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब आप इसे कंपेयर करें तो आपको नजर आएगा कि c का मतलब है माइनस आर। सी का मतलब ऐसे होता है y इंटरसेप्ट। अगर आप ये वर्किंग कर लेते हैं तो फिर आप यहां आकर देखें, ये पोजीशन देखें, ये जो वैल्यू होगी ये आर की वैल्यू है क्योंकि ये y इंटरसेप्ट है। अब आप ग्राफ रीड करके मुझे y इंटरसेप्ट बताओ। इसमें एक आंसर उस्मान ने दिया है 0.6। अगर आप इस ग्राफ को रीड करते हो तो आर की वैल्यू आएगी 0.6, तो माइनस में होगी क्योंकि वो नीचे है ना। तो अगर मैं इसको माइनस में वैल्यू है और मैं इसको यहां लाता हूं तो ऑलरेडी एक माइनस ऑलरेडी इसके पास है, तो जब मैं इसको यहां रखूंगा -0.6 इज इक्वल टू माइनस आर, तो माइनस माइनस कट जाएगा, आर की वैल्यू आएगी 0.6। ये छोटा सा पार्ट है लेकिन पेपर में ये बहुत सारे बच्चों से नहीं हो सका था क्योंकि इसने इन्वॉल्व कर लिया था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लीनियर लॉ हमारे पेपर 3 में रेगुलर यूज होता है, बहुत सारे लोगों ने ओ लेवल एडमैथ्स में भी किया होता है, लेकिन ए लेवल में आकर पेपर 3 में यूज होता है, पेपर 1 2 में आता नहीं है। सो ही मेड अ सरप्राइज हियर बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। अच्छा, डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। अब अगर आप इसी इक्वेशन को कंपेयर करें तो देखें ईएमएफ क्या होगा। ईएमएफ इज इक्वल टू एम, और एम का मतलब है ग्रेडियंट। अब इसके लिए तुम्हें उस्मान देख लो, डबल चेक कर लो कि इस लाइन का ग्रेडियंट निकाल दो। आप लोगों को ये लाइन दिख रही है, इस लाइन का ग्रेडियंट निकाल दो। ठीक है, इक्वेशन सूट नहीं करती क्योंकि जिस तरह उसने पूछा है उससे तो लग रहा है कि वो ग्रेडियंट चाह रहा है। कौन सी इक्वेशन वैसे तुम कह रहे हो जो ऊपर फॉर्मूला दिया हुआ है? हाँ, वैसे फॉर्मूला यूज कर सकते हो अगर तुम्हारे पास सारा डेटा है। हाँ, ऊपर लिखा हुआ है कि आप इक्वेशन भी यूज कर सकते हो और वो भी। तो अब आप इसको जो है ऐसा करो कि ग्रेडियंट निकाल दो। ग्रेडियंट जो है वो लगाकर, इसका ग्रेडियंट लगाकर वो निकाल दो ई की वैल्यू। ठीक है, बाकी लोग भी चेक कर लो। उस्मान कह रहे हैं कि दोनों से आंसर सेम आ रहा है, तो बाकी लोग भी चेक कर दो कि ग्रेडियंट क्या होगा।
ग्रेडियंट आ रहा है 12, इसमें अब कंसेंसस हो गया है, तो मैं अब सब लोग के पास ग्रेडियंट जो निकाल, वैसे ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और जो लोग निकाल रहे हैं दे आर सेइंग कि ग्रेडियंट आ रहा है 12, तो E की वैल्यू होगी 12 वोल्ट। चलें, आज का लास्ट क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। ये है नवंबर 20 और पेपर है 2-2। क्वेश्चन नंबर 6, a network of 3 resistors of resistances R1, R2 and R3 is shown. ये पैरेलल है ना। Individual currents in the resistors are I1, I2 and I3. The total current in this one show that the combined resistance, ये एक डेरिवेशन है, तुम्हें पता है ये फॉर्मूला पैरेलल का नोन फॉर्मूला है, लेकिन इसकी डेरिवेशन है जब करंट डिवाइड हो रहा है। यहां देखो, ये यहां पर एक जंक्शन बन रहा है, जे फॉर जंक्शन, यहां जंक्शन बन रहा है और करंट डिवाइड हो रहा है। बताओ जब जंक्शन बनता है तो किरचॉफ का कौन सा रूल इंगेज करना चाहिए? किरचॉफ के 2 रूल्स है ना। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ठीक है, गुड, फर्स्ट लॉ इंगेज कर लेते हैं। अब फर्स्ट लॉ कैसे इंगेज करूं? मैं लिखूंगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। डेरिवेशंस बड़ी ब्लेसिंग होती हैं क्योंकि उसमें फ्री के मार्क्स मिलते हैं, वो मेमोरी होती है ना, डेरिवेशंस को आप मेमोरी पे करते हैं। अब देखो I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, तुमने एग्जामिनर को फॉर्मूला बता दिया और फिर तुम उसमें लगा दो फॉर्मूला V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। मैंने V को नहीं बदला क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अब तुम क्या करोगे कि V अपॉन R इज इक्वल टू V बाहर आ जाए 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, दोनों तरफ से V कैंसिल कर दो, और उससे फिर ये शो हो जाएगा। सब लोग ये वर्किंग देखो, सब लोग ये वाली वर्किंग देखें।
a battery of EMF 8 volt and internal resistance R is connected to 3 resistors X, Y and Z. देखो नीचे पूरा सर्किट बनाया है इसने. स्मॉल आर का मतलब है इंटरनल. ऊपर 2 रेजिस्टर सीरीज में हैं, उनके साथ एक नीचे और है, वो पैरेलल में आ रहा है. Resistor Y has a resistance of 16 ohm. The current in resistor X is 0.49 and the current in resistor Y is 0.45. The current in the battery. अब अगर मुझे ये करंट पता है, ये वाला पता है और ये वाला, तो बैटरी का जो करंट आ रहा होगा वो दोनों को ऐड कर देता हूं. हाँ राइट, क्योंकि वो किरचॉफ रूल है ना, किरचॉफ फर्स्ट लॉ है. तो आई क्या होगा, 0.49 प्लस 0.45. सही है. द करंट इन द बैटरी ये हमने निकाल लिया. फिर द इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ द बैटरी. अब इंटरनल रेजिस्टेंस, मुझे करंट तो पता है, बैटरी की ईएमएफ पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि बाकी सर्किट में क्या रेजिस्टेंस है. बट आई नो द करंट. अगर करंट पता है और ये पता चल जाए कि वोल्टेज कितना, ईएमएफ दी हुई है 8 वोल्ट, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस मांग रहा है स्मॉल आर. अब स्मॉल आर कैसे निकलेगा, अगर हम ये पता कर लें कि यहां कितना वोल्टेज है तो मसला हल हो सकता है. देखो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR. करंट है 0.45, रेजिस्टेंस है 16. तो ये वाला जरा वोल्टेज निकाल के दो. मुझे एक आंसर मिल रहा है 7.2. ये बैटरी है 8 वोल्ट की. अब देखो लॉजिक याद रखो, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है. अगर इस पर 7.2 है तो इस पूरे पर भी 7.2 होगा. अच्छा पीछे से आ रहा है 8 वोल्ट, तो इस पर कितना होगा, इस पर होगा 8 माइनस 7.2 यानी 0.8 वोल्ट. आर पे वोल्टेज मिल गया. करंट तो सेम ही आएगा दोनों में. अब फॉर्मूला होगा V इज इक्वल टू IR. तो R होगा V अपॉन I. V है 0.8 अपॉन करंट होगा 0.94 और फिर उसको रख के R निकाल ले. एक आंसर सजेस्ट हो रहा है 10. .85. एक आंसर है 7.2, एक है 0.85, एक है 10. अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, जरा जल्दी से चेक करें. 10 तो बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे. 10 तो नहीं हो सकता. अब कोई और नंबर देखें. अच्छा अब ज्यादा लोग 0.85 कह रहे हैं. ठीक है, ठीक है. 0.85 इज द राइट आंसर.
चले अब पढ़ो resistors X and Y in figure 6.2 are made from wires of the same material and cross-sectional area. Average drift speed of the free electron is this. Calculate the average drift speed of the free electrons in Y. अब इसमें वो देखो फॉर्मूला है वैसे I is equal to NAVE. मैंने कई मरतबा ये चीज समझाई है कि ये इनका बड़ा फेवरेट टॉपिक है, रेशो वाला। दोनों का मटेरियल सेम है तो n तो सेम होगा, दोनों का मटेरियल सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है। एक की वेलोसिटी को v1 कर देता हूं, दूसरे की वेलोसिटी को कर देता हूं v2। अब मैंने रेशो बना ली ना, और मुझे उसने पहले की ड्रिफ्ट स्पीड दी भी है, जो कैंसिल हो जाए उसको कैंसिल कर दो, और I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। इससे रेशो कर लो। हमें x में दिया हुआ है ना, तो हमें x में वैल्यू दी हुई है, ये ऊपर वाला ये देखो x है ये वाला, और ये y है। x में जो करंट जा रहा है वो 0.49 है, और y में जो जा रहा है वो 0.45 है। तो अगर मैं रेशियो में ऊपर रख लेता हूं पॉइंट, ऊपर वाले में कितना करंट है, ऊपर वाले में करंट है 0.49, नीचे वाले में 0.45 है। तो 0.49 अपॉन 0.45 इज इक्वल टू, ऊपर वाले में स्पीड है 2.1 10 पावर -4 अपॉन ये V2 है 1.9 टाइम 10 पावर 4। एक आंसर ये आ रहा है, चेक कर लो। सही है। लास्ट पार्ट, ये जो थ्योरी पार्ट्स होते हैं ये सबसे बड़ा चैलेंज बनते हैं। resistor Z in figure 6.2 is replaced by a new resistor of smaller resistance resistor Z की वैल्यू कम कर दी इसने ना। स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट एनी ऑन द टर्मिनल पीडी ऑफ द बैटरी। टर्मिनल पीडी का मतलब मैंने समझाया था, जो वोल्टेज तुम्हें बाहर मिलता है तुम्हारे यूज के लिए उसको कहते हैं टर्मिनल पीडी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि उसने ना एक रेजिस्टर रिप्लेस की है, उसने एक रेजिस्टर रिप्लेस की है, रेजिस्टर जी को हटाकर एक नया रेजिस्टर लगाया, रेजिस्टेंस कम कर दी है। अगर मैं रेजिस्टेंस देखो ये है ना, ये वाला है, तो इसकी बात हो रही है, इसकी रेजिस्टेंस कम कर दो, तो बताओ इस पूरे सेटअप की रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? पूरे सेटअप की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ेगी या कम होगी? अब ये जो पूरा सेटअप है इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट बढ़ जाएगा। जब करंट बढ़ेगा तो कंपनसेट करने के लिए टर्मिनल पीडी डिक्रीज करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ईएमएफ तो बढ़ नहीं सकती। तो अगर तुम करंट बढ़ा रहे हो तो तुम्हें आउटपुट पे वोल्टेज कम करना पड़ेगा, तो
टर्मिनल पीडी डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज करेगा? इसलिए क्योंकि अगर सर्किट की रेजिस्टेंस कम हो गई, वोल्टेज बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है उसको कंपनसेट करने के लिए आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा, क्योंकि अंदर जो है वो पावर डिसिपेशन बढ़ जाएगी। चलो फिर आज का काम यहीं तक रखते हैं। हमने आज की क्लास में ये 3 क्वेश्चंस किए हैं। हम इसको इंशाल्लाह अब जो अगली क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।